अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल खान। और आप इस वक्त देख रहे हैं जो मॉर्निंग स्पॉट, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने जो है वो ऐड की हैं, जहाँ पर हम खुशगवार बातों से स्टार्ट करते हैं, वहीं पर हम कहीं ना कहीं सेहत की टिप्स देते हैं, लाइफस्टाइल की टिप्स देते हैं, और साथ साथ कभी ना कभी ऐसा भी होता है कि कोई मौसीकी जो है वो भी उसका भी तड़का लगाते हैं। लेकिन हार्डकोर एक ही मकसद होता है कि आपके लिए हम जो है मुस्कुराहटें बिखेरें। बिल्कुल। तो और हमने आगाज मुस्कुराहट से एक सेगमेंट का आगाज़ किया है टूरिज्म से रिलेटेड। तो उसमें जितना भी हमारा आर्किटेक्चर होता है, पाकिस्तान के जो जितने भी तारीख़ी मुकामात आपने देखे होंगे, वो हिस्टोरिकल प्लेसेस का भी विज़िट करवाते हैं आपको, और उससे जो हमारी एजेंसी है उससे आगाह करते हैं। साथ ही हम अगर मुस्कुराहट से आगाज़ करें तो हम बताएंगे कि अगले 2 घंटे में क्या कुछ होने जा रहा है। तो सबसे पहले अच्छी बात का आगाज़ कर लेते हैं बिलाल। और आज सुबह का आगाज़ तो वैसे ही बहुत खूबसूरत हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। बारिश हो रही है कराची में, मौसम बहुत खुशगवार है। तो जैसे ही मौसम अच्छा होता है, खुद ब खुद आप का मतलब ना ओवरऑल आप सुबह सवेरे देख रहा था आप नाशपाती खा रही थी। क्या कोई फवाइद है इसके सुबह सुबह खाने के? मुझे तो लगता है बिल्कुल मॉर्निंग शो से पहले खाने की कोई फायदा है? नहीं, वो मैंने जो है ना अपने बैग में रख लिया था, क्योंकि मैंने नाश्ता बस एक रास्ते में साथ में खरीदी थी? नहीं, ये तो रात में मंगवा ली थी? रात में ही थी मेरे पास। तो मैंने एक स्लाइस खाया था, मैंने कहा कि ये बहुत कम रहेगा नाश्ता, तो साथ में कुछ फ्रूट हो जाए। नाश्ता तो छोड़ के नाशपाती पे आ गई हैं अफशीन। दोनों ही चीजें। वैसे आपको बताए, फ्रूट्स तो जरूरी लाजमी जुज है, आपकी डाइट में जरूर इंक्लूड कीजिए। सुबह सुबह एप्पल जरूर खाना चाहिए। एप्पल खाएं, कोई भी फ्रूट जरूर। वो क्या कहावत है? एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। इफ द डॉक्टर इज ब्यूटीफुल कीप द एप्पल अवे। तो यही वाली अच्छी बात से हमने आगाज किया है। और जो खूबसूरत सोच है ना, वो एक ऐसी बात है जो आपके दिल को सुकून दे। जब हम अंदर से सुकून पैदा कर लेते हैं अपने अंदर, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें बेसुकून नहीं कर सकती। तो वाकई जो आपके दिल का सुकून है ना, सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ा जरिया यही है दिल को खुश करने का। और मैं आप क्या समझता हैं इस बारे में बिलाल? बहुत ही खूबसूरत बात है ये, इंतहाई खूबसूरत बात है कि आप खुद को अंदर से खूबसूरत करें। अच्छा, अक्सर हम बाहर के हालात को ठीक करने में लगे रहते हैं, मगर असल जो सुकून होता है ना, वो जो इस्तराबी कैफियत होती है, दैट लाइज इनसाइड, तो वो चीज़ हम नहीं कर पा रहे होते हैं सही। तो जब दिल मुतमईन हो तो मौसम, हालात, चैलेंजेस कुछ भी हो, आपको हिला जुला नहीं सकते। अक्सर हम खुशी ढूंढते तो ज़रूर हैं, लेकिन असल खुशी जो है वो दिल का सुकून ही होता है। बिल्कुल। कहते हैं ना कि कंटेनमेंट ऑफ हार्ट जो है सबसे बड़ी नेमत है, सबसे पहले सुकून है। मतलब इंसान खुशियाँ ढूंढता है, लेकिन अगर वो खुशियों के चक्कर में अपना सुकून का सौदा कर ले तो वो सबसे ख़राब सौदा है, समझे। तो कोशिश कीजिए कि अपने दिल को सुकून देने की, और सुकून हमेशा पॉजिटिव चीज़ों में छुपा होता है। और दूसरों को खुश करना, उनकी परेशानियों को दूर करने से दिल हमेशा पुरसुकून रहता है। तो कोशिश कीजिए कि जो खिदमत खल्क के काम है ना, उससे नेचुरली आपके अंदर वो डोपामीन हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो वो बहुत अच्छी एक खुशी का एलिमेंट है। बिल्कुल। और कुछ अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे, जो इस वक्त रात भर की खबरें हैं मुल्की और आलमी सतह पर, अहम अपडेट्स से वो हम आपको बताएंगे। अपडेट्स में हम सबसे पहले हमारे पास अपने जो टॉप स्टोरीज हैं उसमें बताएं आपको। सबसे पहले दरियाए सिंध का जिक्र करते चले, जहां इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान जाहिर किया गया है। और दरियाए सिंध के गुड्डू बैराज के मुकाम पर पंजाब से सैलाबी पानी की आमद का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से कश्मीर के कच्चे के इलाके खतरे की जद में हैं। कोट मट्ठन के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा हो गया, जिसके बाद कच्चे की बड़ी तादाद में लोगों की महफूज मुकाम की जानिब नकल मकानी का सिलसिला जारी है। और जो इलाका मकीन है वो फिर से घर खाली करने की अपील उनसे कर दी गई है, जबकि जो कीरथर में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी आ चुकी है। सूबाई वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरो ने भी कुछ कहा है, वो भी आपको बताएं कि सिंध के अंदर कोई बंद नहीं तोड़े जाएंगे। हुकूमत ने सुपर फ्लड की तैयारी कर रखी है, जबकि इंतजामात मुकम्मल हैं। जबकि 1.5 से 2 लाख आबादी इस वक्त अफेक्ट हुई है, मुतासरीन में शामिल हो रहे हैं। लेकिन मुझे फिर भी नहीं लगता कि यहाँ पर बंद तोड़ने की या फिर इस तरह की कोई ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर इतनी सैलाब की शिद्दत से नहीं आ रहा जितना पंजाब का था। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब के दरियाए चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। और दरियाए चनाब में पानी के बहाव में इजाफे के बायस जलालपुर पीरवाला में मुकामी बंद में शगाफ पड़ गया, जिससे दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई हैं और मकीन घरों की छत पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। और जलालपुर पीरवाला में जो मोज़ा शाह रसूल और बीटवाही की ज़मींदारा बंद है, वो भी टूट गए हैं। तो बहादुरपुर के जो इलाके हैं वहाँ पानी घरों में दाखिल हो गया है, और शुजाबाद जलालपुर पीरवाला में इमरजेंसी नाफिज कर दी है।
जबकि अगर जलालपुर की ही बात करें तो पीरवाला शहर को खाली करने का भी हुक्म दिया गया है कि हुकाम ने यह भी बताया, जो ऑफिशियल्स हैं, कि इंतज़ामिया अब शहरी बंद को बचाने में मसरूफ़ है, क्योंकि दरिया चनाब का जो पानी है वो शहर के करीब बनाए जाने वाले बंद को किसी भी वक्त तोड़ सकता है, और अगर ये बंद टूट गया तो फिर शहर में पानी घुस जाएगा। जबकि लोगों को रेस्क्यू करने के लिए 5 ड्रोन और मजीद 50 कश्तियाँ भी मंगवाई गई हैं। जबकि अगर झंग की बात करें तो दरिया चनाब ने आने वाले दूसरे रेले से 300 से ज़ायद देहात सैलाब की जद में आ चुके हैं। हाँ, और 2,81,000 एकड़ पर खड़ी फसलें भी तबाह हो गई हैं। तो सोचे कितना नुकसान हुआ है इस सैलाब से। ना सिर्फ ये कि बिल्कुल ज़ीरो पर आ गए हैं वो लोग जिनके घर टूट गए हैं और फसलें तबाह हो गई हैं, सारा ओवरऑल कितना नुकसान है। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अजमतपुर में बंद टूटने से कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई हैं और असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक 7,000 से ज़्यादा अफराद को नकल मकानी पर मजबूर होना पड़ा। इतनी बड़ी तादाद में 7,000, तो मेरे ख्याल में इनका रिहेबिलिटेशन प्रोसेस और उसमें जो कुछ भी इमदाद की ज़रूरत है इनको, तो तिनका तिनका करके जोड़ तो लेंगे, लेकिन उस तरह से दोबारा घर बनना कितना मुश्किल। अच्छा, मजे की बात यह है कि अगर पंजाब की बात की जाए, पंजाब के अंदर हालात संभलने का, थमने का नाम ही नहीं ले रहे। अभी भी एक मानसून का स्पेल है जो पंजाब के अंदर है, और उसी के हवाले से आपको बताते भी चलें कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून के एक और तूफानी स्पेल ने जो है वो तबाही मचाना शुरू कर दी है। जबकि लाहौर, फैसलाबाद, झेलम, शेखुपुरा, नारोवाल और जंग में भी मूसलाधार बारिश के बाइस गलियां, बाजार और सड़कें तालाब बन चुके हैं। अच्छा, ये मेरे ख्याल में 10वां स्पेल होगा पंजाब का, क्योंकि वहाँ पर तो तसलसल के साथ बारिश हो रही है, और जाहिर है बारिश होगी तो बिजली का तरसीली निज़ाम भी मुतासर होगा। मुरीद के में पानी दुकानों में दाखिल हो गया। फैसलाबाद में तूफानी बारिश ने गुज़िश्ता 30 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। गुलाम मोहम्मदाबाद में 175 मिलीमीटर, गुलिस्तान कॉलोनी, अल्लामा इकबाल कॉलोनी में 166। तो यहाँ पर इस हद तक की बारिशें हो रही हैं कि मतलब ये तमाम रिकॉर्ड तोड़ गए हैं अगले और पिछले। या तो क्लोज टू 100 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा है। बिल्कुल। कुछ शहर कायद की भी तरफ रुख कर लेते हैं। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। अब जिससे मौसम तो खुशगवार हो चुका है, लेकिन शहरी इस वक्त ये सोच रहे हैं, क्योंकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने ये भी कहा कि मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि अगले 2 रोज़ के दौरान गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, इसलिए वो भी क्यूरियस नज़र आ रहे हैं। कराची के शहरियों से गुजारिश की, स्पेशली कहा कि आप घरों में बैठें। लेकिन सवाल ये है ना कि घरों में कैसे बैठें? अगर हमें यहाँ पर जॉब पर आना है और ड्यूटी सर अंजाम देनी है तो हाउ कुड इट बी पॉसिबल कि हम घरों में बैठें? स्कूल्स और कॉलेजेस उसी तरह रवा दवा है। महकमा मौसमियात की बात की जाए तो उन्होंने अगले 2 रोज के दौरान गरज चमक के साथ मज़ीद बारिश की पेशगोई की है। तो अगले 2 रोज थोड़ा सा ख्याल रखिए बाहर निकलने में, अपने अच्छा कुछ आमदोरफ्त में कुछ इलाके हैं वो भी जरा बता दें, खास तौर पे कराची वालों को ना, गुलशन हदीद है, स्टील टाउन है, मलीर एयरपोर्ट, डिफेंस, बंस रोड, एमेजना रोड, बलोच कॉलोनी और अतराफ के जितने इलाके हैं वहाँ बारिश और बूंदाबांदी ने गर्मी का जोर तो तोड़ दिया है। और बल्कि अगर हम फेडरल एरिया और बाकी कराची के दीगर शहरों की बात करें तो मेरे ख्याल में हर जगह हल्की फुल्की बारिश तो हुई है। तो शहर में ठंडी हवाएं चलने से मौसम सुहाना हो गया है, मगर दूसरी जानिब जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पानी जमा होने का खदशा भी पैदा हो गया है। तो महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में अगले 2 रोज तक गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान है और सिंध के दीगर शहरों में बारिशों का सिलसिला जोर पकड़ गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। और कराची के अंदर जब हम बात करते हैं ना तो जो है वो लोग अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं। लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। डिप्टी डायरेक्टर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट अंजुम नज़ीर साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। अंजुम साहब अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? फाइनली आपने जैसा कि प्रेडिक्ट किया था एक और स्पेल आ गया है कराची में बारिश का। तो ये बारिश बहुत ज्यादा खतरनाक तो नहीं होने जा रही, हल्की फुल्की होगी, बस खत्म हो जाएगी 1-2 दिन में। क्या सूरत हाल होगी? जी देखें, हवा का एक शदीद कम दबाव जो जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं वो इस वक्त तकरीबन हैदराबाद के नॉर्थ में मौजूद है और आहिस्ता आहिस्ता वो वेस्ट साउथ वेस्ट की तरफ यानी कि कराची की तरफ गामजन है। तो इस सिस्टम के तहत आने वाले चंद घंटों में जो है वो कराची में मूसलाधार बारिश शुरू होने के इम्कानात हैं और तवक्को है कि ये सिलसिला कल दोपहर तक रह सकता है। अच्छा, तो मूसलाधार बारिश होगी, मतलब वही पहले स्पेल की तरह बहुत ज्यादा बारिश होने का इम्कान है या फिर बस ये कि इससे कम होगी? नहीं जी, बिल्कुल तवक्को है कि शदीद मूसलाधार भी हो सकती है, क्योंकि ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है जो कि हमारी विसिनिटी में मौजूद है, तो जिसकी वजह से जो है वो बारिशें तेज हो सकती हैं। अच्छा, ये बारिश कल तेज होगी या आज ही के दिन भी होगी? जी आज ही का दिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज जो है वो रात गए तक ये वक्फे से सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा, यानी कि अभी दिन में थोड़े से हम लोग आराम से घरों तक पहुंच जाएंगे, अभी आज के दिन इतनी तेज नहीं होनी है।
नहीं, बिल्कुल होगी। अगले 1 से 1.5 घंटे के दौरान तवक्को है कि कराची में बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और उसमें शिद्दत आती रहेगी टाइम के साथ साथ। अच्छा अंजुम साहब, जैसे कि आपने बताया कि आज के रोज़ एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं, तो आज जैसे इस वक्त अभी 10:30 बज रहे हैं, कब तक जो है वो आप लोगों की प्रेडिक्शन है कि ये मूसलाधार बारिश कराची के अंदर शुरू हो जाएगी, ताकि शहरी अगर इस वक्त ऑफिस में हैं तो वो जल्दी निकलने की कोशिश करें? देखिए, इस वक्त हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला जो है वो कराची के ईस्टर्न साइड पे जो गुलशन नदीर वगैरह है यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर गडाब टाउन वाली साइड पे हो रहा है। थोड़े से जो स्ट्रॉन्ग रेन बैंड्स हैं वो तकरीबन इस वक्त नूरियाबाद के आसपास मौजूद हैं, जो कि आने वाले 1 से 1.5 घंटे में कराची पर असरअंदाज होना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद ये सिलसिला जो है शाम तक जारी रहेगा। 1 से 1.5 घंटे का मतलब है 11:30-12 बजे तक ये कराची के अंदर जो है वो मौजूद होंगे, वस्त कराची के अंदर, और बरस सकते हैं, यानी कि 12-1-2 बजे तक ये बरसेंगे। एक्सपेक्टेशन यही है जी, एक्सपेक्टेशन है कुछ इसी तरह की है। आप कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप हमेशा हमारे प्रोग्राम के सबसे खूबसूरत और अच्छे पैनलिस्ट हैं और लोग बड़ा आपको पसंद इसलिए करते हैं कि आप बर वक्त पहले से बता देते हैं, बल्कि हुकूमतों को भी बता देते हैं वो उनकी नाअहली है कि काम करें नहीं करें। तो इस बार आपने सारे, पिछली दफ़ा मैंने आपको पूछा था कि आपने लेटर्स, ईमेल वगैरह सब कर दी, तो इस बार आपने ईमेल, लेटर्स वगैरह सब भिजवा दिए, बता दिए कि ये इतनी तूफानी बारिश हो सकती है? जी बिल्कुल, इतवार के रोज हमने पूरे सिंध के, कराची समेत सिंध के लिए इसी सिस्टम के तहत वेदर वार्निंग निकाली थी और वो तमाम स्टेक होल्डर्स को वेल इन टाइम पहुंचा दी गई। ठीक है, हमने आपको दीगर चैनल्स पे भी देखा इसी तरह से वेदर प्रिडिक्ट करते हुए। तो आज के दिन के अलावा आप कल के दिन के हवाले से क्या प्रिडिक्ट करने जा रहे हैं? देखिए, ये सिलसिला जो है कराची में वक्फे से कल दोपहर तक जारी रह सकता है, उसके बाद फिर ये सबसाइड हो जाएगा। अच्छा, दैट वुड बी द लास्ट स्पेल, और या इसके बाद भी एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि आपने ही कहा था अगस्त के अंदर के सितंबर के जो है वो स्टार्ट में एक स्पेल आएगा और वो बात तो सच हो गई है, तो इसके बाद देयर वुड बी मोर स्पेल्स और नॉट? देखें जी, अब तक के जो पैरामीटर्स हैं उसके मुताबिक तो ये सिंध के लिए आखिरी स्पेल ही लग रहा है। ओके, अच्छा। लेकिन अंजुम साहब कुछ ज्यादा ही प्रोलॉन्ग नहीं हो गया ये मॉनसून का पीरियड? नहीं जी, मॉनसून हमेशा ऐसे ही होता है, हम भूल जाते हैं। ये 3 महीने होते हैं, जुलाई, अगस्त और सितंबर के जी। लास्ट ईयर भी जो है वो मॉनसून तकरीबन 10 सितंबर के बाद सबसाइड हो गया था। सही। अच्छा, तो ये तो मतलब मौसम तो इसकी वजह से काफी खुशगवार हो गया है। अब ये कि मौसम दोबारा तो गर्मी नहीं आने वाली है ना, अब तो मतलब सर्दी की तरफ जा रहे हैं हम। देखें, कराची में 2 समर होते हैं, एक प्री मानसून और एक पोस्ट मानसून। जब ये मानसून खत्म होगा तो अक्टूबर कराची का एक गर्म महीना है। ओ अगेन चलें, फिर हम तैयार हो जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इतना भी गर्म नहीं होगा ना, वो एज कंपैरेटिवली जैसे जून जुलाई वाली गर्मी तो नहीं होगी, थोड़ी बहुत काबिल बर्दाश्त ही होगी। जी बिल्कुल, हो जाती है गर्मी इस मौसम में भी। अच्छा अच्छा, चलें जी, बहरहाल बहुत शुक्रिया। अच्छा, लास्ट में एक सवाल और है कि वो क्लाउड बर्ड्स वगैरह की तो कोई ऐसी खबरें नहीं है ना? नहीं जी, क्लाउड बर्ड्स मैंने शायद आपको पहले भी बताया था, आपने कहा था कि पहाड़ी इलाकों में होता, वो पहाड़ी इलाकों में होता है। ठीक है, ये वैसे आपने बहुत इन्फॉर्मेटिव बात की, क्योंकि हर चैनल पे क्लाउड बर्स्ट, कराची में क्लाउड बर्स्ट, इस तरह की हमने बहुत सारी खबरें खुद भी पढ़ी, लेकिन आपकी इस बात से वैसे अंजुम साहब, आपका प्रोग्राम, मुझे उम्मीद है कि आपका तज्जिया जो है मुर्तज़ा आप भी देख रहे होंगे, सिंध हुकूमत भी देख रही होगी और सारे इदारे देख रहे होंगे। व्हाट यू वांट टू प्रेडिक्ट कि कितने मिलीमीटर बारिश एक्सपेक्टेड है कि हो सकती है, स्पेशली ये शार फैसल जोन में? जी जी, देखें जी, अगर इसकी कंपैरिजन की बात करूं तो लास्ट 24 आवर में हैदराबाद में 85 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई इसी सिस्टम से। तो जब ये सिस्टम क्लोज टू कराची होगा और मजीद मॉइस्चर ये गेन करेगा अरेबियन सी से, तो आप अंदाजा लगा लेंगे कितनी बारिश हो सकती है। मतलब क्लोज टू 50, 60, 70 हो सकती है? जी बिल्कुल, 80 के भी क्लोज हो सकती है। अच्छा, मतलब क्योंकि मुर्तज़ा आप साहब ने तो कहा था कि 40 मिलीमीटर से ज्यादा कराची बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है कि डबल होने वाली है बारिश। जी बिल्कुल, तो मतलब हम बंद बांध लें यहाँ कराची में। और मुर्तज़ा वहाब तो खैर वो एक दिन की बारिश में थोड़ा सा अगर इधर उधर हो जाए तो फिर वो निकल ही जाता है ये मौसम। चले, मुझे उम्मीद है कि अंजुम साहब जिस तरह से बार बार आगाह कर रहे हैं, लास्ट टाइम भी सिंध हुकूमत ने जो एक और दिन प्रेडिक्ट की गई थी बारिश, तो अच्छा अंजुम साहब, एक सवाल है, क्योंकि आवाम आपसे पूछना चाहती है, क्योंकि वो हमारे पास क्यूरीज आ रही होती है सोशल मीडिया पर। लास्ट टाइम जो बारिश हुई थी तो उसमें तो खैर तूफानी बारिश थी कराची के अंदर, लेकिन उसके 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद एक सिस्टम बताया था आप लोगों ने, लेकिन वो बारिश नहीं हुई थी, सिस्टम जोर पकड़ता नजर नहीं आया था, कमजोर पड़ गया था। ऐसा तो नहीं होने जा रहा आज?
नहीं जी, देखें वो जस्ट एक लो प्रेशर एरिया की पेरीफेरी थी जिसके तहत बारिश होनी थी। ताहम ये तो पूरा एक डिप्रेशन है जो ऑलरेडी हमारे विसिनिटी में अवेलेबल है। मतलब ये 100% अब समझ लें कि कराची वाले आज होशियार रहें, खबरदार रहें और सेफ मुकामात पर सबसे पहले पहुंच जाएं। जी बिल्कुल। चलें जी, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। थैंक यू सो वेरी मच अंजुम साहब, जितनी दीदा दिलेरी से और जितनी जाफिशानी से आप मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का मान रखते हुए पूरी दुनिया को, खासतौर पे जहां मुकामी लोग होते हैं उनको आगाह करते हैं। हमारी दुआ है कि गुलिस्तान जौहर में आपके घर में पहले लाइट गई थी, दोबारा इस तरह से लाइट ना जाए और पहली से आप मुत्तला कर दें कि कोई फीडर ट्रिप ना हो जैसे पिछली दफा हुआ था। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में लाइट डिस्कनेक्ट हो गई है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अंजुम साहब, मेरे ख्याल चले गए जी। लेकिन एक बात है, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट हमारे इस मॉर्निंग शो के अंदर आप ये देखते होंगे कि वक्तन फवक्तन गाए बगाए ये सारी अपडेट आप लोगों को देता है कि पूरे मुल्क में क्या हो रहा है, सूबे में क्या हो रहा है, स्पेसिफिकली किसी शहर में क्या हो रहा है। तो कराची वालों के लिए जो इस वक्त मुझे लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और अफीन ने भी मुझे पैगाम दे दिया है, उनके पास होती है हमें आगाह करने के लिए। 12 बजे तक का है कि बारिश स्टार्ट हो सकती है और 12 से 1, 2, 3 बजे तक हो सकती है और कल दोपहर तक के ये रहेगी और काफी शिद्दत के साथ होगी। तो अपना ख्याल रखेगा। और अगर हम बात करें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, तो उनकी ज़ेरे सदारत भी मुल्क में सैलाबी सूरत हाल और रेस्क्यू इमदादी इक़दाम का जायजा इजलास हुआ है और चेयरमैन NDMA ने वज़ीर आज़म को मुल्क भर में दरियाओं में तुग़यानी, सैलाबी रेलों और मुतासरा शहरियों के लिए जारी इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी है। जबकि इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने यह हिदायत दी है कि इमदादी कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ किया जाएगा, जबकि बढ़ती हुई तुग़यानी के बाइस जो मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मुकम्मल तैयारी है यकीनी बनाई जाएगी। दरियाओं के करीब रहने वाली आबादियों और ख़तरे से 2-4 इलाकों में भी बर वक्त इतला और इनखला को यकीनी बनाया जाएगा। और शहबाज शरीफ ने NDMA को सूबाई हुकूमतों और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के साथ करीबी रब्ता रखने की हिदायत देते हुए लापता अफराद की तलाश का अमल भी तेज़ करने का हुक्म दिया है, क्योंकि इसमें डिस्प्लेस हो जाते हैं लोग, तो ऐसी सूरत हाल में उनको भी मॉनिटर करने को कहा है। जबकि अगर हम बात करें चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की, तो पता है ये जो है ना, बिलाल और बिलावल एक नाम कुछ ऐसा मेरे मुंह से मिक्स होने जा रहा था। ये बहुत अच्छा एक विजन है बिलावल भुट्टो का। उन्होंने एक बहुत अच्छा इक़दाम किया है जो कि मैं अभी बताने जा रही हूँ आप लोगों से। मुल्क में ज़राई इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया है बिलावल भुट्टो ने, और मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि पंजाब का जो किसान तबका है ना, सबसे ज़्यादा मुतासर होगा। तो कुदरती आफत से होने वाले नुकसान को पूरा करने के लिए जो फौरी इक़दामात हैं उसमें सैलाब से वो तनहा मुकाबला नहीं कर सकते और आलमी दुनिया भी हमारी मदद करे। और साथ ही उन्होंने एक बात कही है कि जो मुतासरीन है ना, उनके कर्ज और बिजली के बिल माफ़ किए जाएं, क्योंकि इस वक्त तो जिनके घर ही टूट गए हैं, जिनका आप समझे कि वो कैंप्स में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं इतने सर्दी और बारिश के मौसम में, तो उन पर बिजली फिर कैसी। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि उनके बिजली के बिल माफ़ किए जाएं, जो कर्ज हैं उन पर वो माफ़ किए जाएं, ज़राई शोबे को रिलीफ दिया जाए और सैलाब मुतासरीन के नुकसान का अजाला होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो कि इस वक्त मुल्क के वज़ीर ख़ारजा हैं, पूरी दुनिया के साथ कनेक्शन में हैं, दुनिया से भर से इमदाद आना शुरू हुई है इस सैलाब के अंदर। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई भाई अहदा कुछ गलत वलत बता दिया तो माजरत है, लेकिन बहरहाल जो है वो इस वक्त हम ये देखते हैं कि ज़राई इमरजेंसी जो है वो उसको लगाने की कुछ वजूहत है। इस वक्त मुल्क में सबसे ज़्यादा किल्लत होने वाली है गंदम की। उस गंदम की किल्लत के बाद हम ये देखेंगे कि आटा महंगा होता दिखाई देगा। अच्छा, आटा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर इस वक्त बहुत महंगा होता चला जा रहा है और उसकी कीमत में 2 गुना इजाफा तकरीबन एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब ये जब आटा नहीं होगा, गंदम की फसलें तबाह हो चुकी होंगी, तो इस वक्त मुल्क के अंदर एक बहरानी कैफियत होगी। कुछ शहरों के अंदर तो बहुत लोग अच्छे से रह रहे होंगे, कुछ शहरों के अंदर खैरसाली भी हो सकती है। बिल्कुल ऐसा भी होने जा रहा है, क्योंकि फसलों का जो नुकसान हुआ है उसको कहीं ना कहीं कंपनसेट तो करना होगा। तो 120 रुपए किलो तकरीबन चल रहा है आटा इस वक्त, बहुत ज़्यादा हो गया है। और वहाँ पर जहाँ पर बिल्कुल कोई इमदाद ही के ज़रिए पहुँच सकता है आटा, तो ऐसी जगहों पे ज़रिए इमरजेंसी नाफिज करने की बात की और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए मुतासरीन को माली मदद फराहम करने की भी दरख्वास्त की है। और माजी में विफाक ने इसी प्रोग्राम के ज़रिए मदद पहुँचाई थी, तो उन्होंने मुतालबा किया है कि मुल्क में फौरी तौर पर ज़रिए इमरजेंसी नाफिज की जाए और किसानों को बीज और खाद मुफ्त या आसान इक़्तिसाद पर दिए जाएँ ताकि उनके नुकसान का अजाला हो सके। बिल्कुल ऐसा ही है। जबकि आगे बढ़ेंगे और एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ आ चुकी है,
पाकिस्तान में मादनियात तलाश करने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। अमरीकी कंपनी का जो क्रिटिकल मिनरल्स पर मुआहदा है, पाकिस्तान में इब्तदाई मरहले में $50 करोड़ की सरमायाकारी होने जा रही है, उसका ऐलान कर दिया गया है। जबकि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान अहम मदनियात से मुताल्लिक मुफाहमती जो याददाश्त है उस पर सिग्नेचर भी हो चुके हैं। अच्छा, मैंने बताया था ना बिलाल के जो पाकिस्तान के रेयर अर्थ मेटल्स हैं उस पर नज़र है अमेरिका की, क्योंकि वो उसको चाइना से तो डायरेक्ट वो चीज़ नहीं हासिल हो सकी, लेकिन उसने पाकिस्तान में जो हमारे ख़ास तौर से गिलगित बल्तिस्तान है और हमारे यहाँ जितने भी नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उस तरफ जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं ना वो बहुत अहमियत इख्तियार कर गए हैं। और उसकी वजह से पाकिस्तान की ना सिर्फ स्ट्रेटेजिक तौर पर जो है ना उसकी लोकेशन वाइज जो पाकिस्तान की अहमियत में इजाफा हुआ है, बल्कि सिफारती सतह पर तो वैसे ही पाकिस्तान कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। और जो है यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स ने मादनियात की मुफाहमती याददाश्त पर भी हमारे साथ दस्तखत कर लिए हैं और एलामी के मुताबिक पाकिस्तान से एंटिमनी, तांबा, सोना, टंगस्टन एक्सपोर्ट होगा और अमरीकी कंपनी पाकिस्तान में जदीद पॉलीमेटलिक रिफाइनरी कायम करेगी और ये जो मुआहदा है वो रोज़गार, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और पायदार तरक्की का ज़ामिन होगा। आपको याद है ना वो जो NaCl और हम लोगों कौन से वो पूरा एक चार्ट होता था जो हम पढ़ते थे, उसमें एंटिमनी, तांबा, सोना, टंगस्टन इस तरह की चीज़ें, पीरियोडिक टेबल, हाँ पीरियोडिक टेबल होता था। तो उसमें ये सारी मादनियात का जिक्र होता था जो कि हमें फार्मूला के टर्म्स में बताया जाता था। ये वही मादनियात हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमेरिका के आला सतह वफ़द से मुलाकात हुई और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शरीक थे और मुआहदे के तहत दिफा, एरोस्पेस और टेक्नोलॉजी के लिए अहम मादनियात पर इश्तराक किया जाएगा। बिल्कुल, अभी आप ये देखिए ये जो पूरी डेलीगेशन है, ये भी एक तरफ अमेरिका का डेलीगेशन मौजूद है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी डेलीगेशन पूरी एक कैबिनेट के मेंबर्स और मिलिट्री जो आपके लोग हैं वो भी मौजूद हैं, जिसके अंदर फील्ड मार्शल भी मौजूद हैं। वो देखें आप पिक्चर्स के अंदर अगर देखें ये सिग्नेचर्स हो रहे हैं और इसका मकसद सिर्फ यही है कि दुनिया भर में अब ये किया जाता है कि जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हैं, वो दूसरे ममालिक को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि देखें अगर मादनियात की बात की जाए ना तो पहाड़ों के अंदर से मादनियात निकालने का, एक्सट्रैक्शन का काम भी इटसेल्फ बहुत महंगा काम है, मशीनरी चाहिए होती है, और ये चीज़ पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट लगती है, इतने बेहतर तरीके से नहीं कर सकता, लेकिन दूसरे ममालिक जैसे चाइना और दूसरे और अमेरिका ये हमारे यहाँ से आकर एक जो एक्सट्रैक्शन का ये अमल करते हैं और उससे जाहिर है पाकिस्तान को तो फायदा होता ही होता है। के अंदर कुछ परसेंटेज होता है, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ डील्स होती हैं, कुछ आप ऑफर करते हैं, कुछ आप गेट करते हैं, तो वो एक दस्तखत के जरिए जो है वो सारी चीज़ें वाज़ी हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है जिसके ऊपर इन फ्यूचर जाके कोई आर्गूमेंट ना हो। सो दैट वुड बी बेटर फॉर पाकिस्तान एंड फॉर द US एज वेल। और कुछ रिलेशनशिप हमारे कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं इस वक्त। जो ब्यूरोक्रेसी है हमारी इस वक्त, जो डिप्लोमेसी है हमारी इस वक्त, भारत ये देखकर परेशान है कि इतने ज़्यादा कुर्बतें कैसे आ चुकी हैं। और ट्रंप ने एक जो है वो ट्वीट भी किया था रशिया के लिए, नॉर्थ कोरिया के लिए और चाइना के लिए, और उसके अंदर इंडिया भी शामिल था कि ये जो डार्क फेस है इसमें शामिल हो गए। और उन्होंने बेस्ट विशेस दी थी कि इनका जो मिलाप है या फिर इनका जो एक गठजोड़ है वो ज़्यादा देर तक चले। आई विश यू ऑल ऑफ यू गुड लक। तो अब ये देखते हैं कि ये एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान से क्लोज़ हो रहा है, दूसरी तरफ चाइना पाकिस्तान से पहले क्लोज़ है, रशिया के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चले जा रहे हैं। और अगर बात की जाए गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर तो हमारे जहाँ पर वीज़े बैन थे वो वीज़े दोबारा से खोल दिए गए हैं, वीज़े लग रहे हैं। ये एक इंटरनेशनली हम अच्छे तरीके से जो है ना वो मर्ज हो चुके हैं पूरी कम्युनिटी के अंदर। बिल्कुल, ये जो एरा है पर पाकिस्तान ने ना सिर्फ ये कि अपनी सॉवरेनिटी और उसकी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसके लिए उसने अपनी वर्थ साबित की है, बल्कि सिफारती महाज पर भी पाकिस्तान ने जो है अपना नाम रोशन किया है। और समझे कि जिस मुल्क को एक वक्त में कहा जा रहा था ये आइसोलेटेड हो रहा है, लेकिन अब वो पूरी दुनिया में अपनी अहमियत इख्तियार कर चुका है। अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं और लाइफस्टाइल एंड हेल्थ से रिलेटेड बात करना शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन पर। ये एक ऐसी हालत होती है जो हमें नज़र नहीं आती। मतलब आप
के सामने आपका कोई कोलीग बैठा होगा, लेकिन आप उसको देख के कह नहीं सकते कि ये किस ज़हनी अज़ियत में इस वक्त मुब्तला है, क्योंकि जो दिलो दिमाग को अंदर से तोड़ देती है ना ये हालत। हमें से बहुत से लोग मुस्कुराते चेहरों के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे उसके पीछे जो टूटे दिल छुपाए बैठे होते हैं ना, ये वो मर्ज़ है डिप्रेशन। ये कोई उदासी नहीं है, बल्कि ये एक मुसलसल कैफियत का नाम है, जहाँ इंसान खुद को तन्हा या बेमकसद या थका हुआ महसूस करता है, चाहे वो दिन हो या रात। अक्सर तो वो शख्स जो सबसे ज़्यादा हंसता है ना, सबसे ज़्यादा दर्द भी वही सहता है। जबकि डिप्रेशन का जो शिकार अफराद होते हैं उमूमन ये मुसलसल उदासी, नींद की कमी या फिर ज़रूरत से ज़्यादा नींद, भूख में अचानक से तब्दीली, कभी बहुत कम कभी बहुत ज़्यादा, खुद एतमादी यानी कि लेस कॉन्फिडेंस होता है उनमें, ये नुमाया कमी होती है। जबकि मामूल की चीज़ों में दिलचस्पी ख़त्म हो जाना, जबकि समटाइम्स आप दिल में ख़तरनाक ख्यालात का आ जाना, जैसे ज़िंदगी बेमायने लगने लगती है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि डिप्रेशन काबिले इलाज मरज़ है और फौरी तौर पर किसी भी डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट को दिखाना सबसे बेहतरीन हल है। याद रखिए कि ज़िंदगी एक बार मिलती है और ये ज़िंदगी काबिल कदर है, लिहाजा किसी भी चीज़ को ना मामूली समझकर इग्नोर नहीं करें। और ख़ास तौर से ये जो एक टैबू है या मिथ है कि भाई साइकियाट्रिस्ट के पास चलेगा तो ये तो पागल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये देखें जो बाहर के ममालिक हैं वो लोग, जो कपल्स में भी अगर आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना, तो लोग थेरेपीज लेते हैं, वो लोग डिस्कस करते हैं इस चीज़ को साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के साथ, और वो उनके टर्म्स को दोबारा बहाल कर देते हैं। तो ये अपने डेली लाइफ के साथ इन चीज़ों को लेके चलें। जिस तरह से अगर आपके किडनी में पेन है तो आप जाएंगे नेफ्रोलॉजिस्ट के पास, इसी तरह साइकियाट्रिस्ट भी है भाई। दिमाग भी आपके, पता नहीं क्यों लोग दिमाग को इतनी अहमियत नहीं देते, और आपका यही पावर हाउस है। कुछ लोगों के पास तो वैसे दिमाग नहीं होता मेरे ख्याल में वही लोग समझते होंगे कि ये चैप्टर ना, लेकिन जिनके पास दिमाग है वो और यकीन करें जो साइकियाट्रिस्ट है वो कुछ ना कुछ आपको ऐसी दवा देता है जैसे जो भी आपके हार्मोन्स में डिसबैलेंस हो रहा होता है ना, उसको वो बैलेंस कर देता है। और फिर वही दुनिया जो आपको एकदम उदास लग रही होती है उसमें कलर्स नजर आने लगते हैं एकदम से। आपकी नींद जब अच्छी होती है, जब आपको सब चीज़ें आपके मतलब इश्यूज रिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, खुद ब खुद आपका स्ट्रेस कम होना लगता है, तो आपको आपके टर्म्स भी बहाल हो जाते हैं। आपकी जो जो चीज़ें रुकावट के शिकार थी ना, सब आपको लगता है सब सही होने लगती है। क्यों? क्योंकि इसका ताल्लुक आपका जो मेंटल कंडीशन जो भी होती है उससे होता है, और वो आपको नॉलेज ही सही कर सकता है। एक बड़ी छोटी सी बड़ी बेसिक सी एक चीज़ है कि आप खुद को ना अपने अराउंड सराउंड में जो है ना वो लोगों को रखें। अकेला जो शख्स होता है ना ऑटोमेटिकली उन कैफियत के अंदर जाता है, उस कैफियत के अंदर चला जाता है किसी न किसी तरह, जिसके अंदर डिप्रेशन ज़्यादा फीलिंग्स होती हैं, वाइब्स होती हैं। जब आप लोगों के इर्द गिर्द होते हैं ऑटोमेटिकली आप लोगों को अच्छे नहीं लग रहे होंगे उस वक्त, ठीक है, आप टॉक्सिक भी लग रहे होते हैं सम टाइम, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो टॉक्सिसिटी जो है वो जिस्म से रिलीज होती चली जाती है। क्योंकि लोग होते हैं, हर मिजाज का शख्स होता है, सबकी एक एनर्जी होती है, सबकी एक वाइब होती है। कुछ नहीं पता कि आपको किसकी एनर्जी जो है ना वो पॉजिटिव मिल जाए और आपका डिप्रेशन आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगे। आगे बढ़ें और अब हम टूरिज्म पे बात करते चलें। और टूरिज्म ने आज जो हमने कवर करना है वो है शाही किला लाहौर। तो हम आपको लिए चलते हैं लाहौर के दिल में वाक़ई शाही किला, और इसकी सैर पर हम आपको लिए चलते हैं क्योंकि ये किला जो है 16वीं सदी में बादशाह अकबर ने तामीर करवाया और बाद में शहंशाह शाहजहां ने इसे मज़ीद शानदार बनाया। तो ये किला ना सिर्फ दिफाई अहमियत का हामिल था बल्कि यहाँ पर बादशाहों के दरबार लगते थे भाई, ज़बरदस्त। बिल्कुल, और शाही किले के हवाले से बड़ी सारी बातें हैं। और आप लोगों को शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा जो लाहौर में रहते हैं, जो पंजाब में रहते हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान के अंदर जो खासतौर पर जेंजी है ना, आज उनको दिखाते हैं शाही किला। बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी एक रिपोर्ट बनाई है, इस रिपोर्ट के ऊपर जरा एक गहरी नजर डालते हैं। आज हम आपको लिए चलते हैं लाहौर के दिल में वाक़ई शाही किला लाहौर की सैर पर।
ये किला 16वीं सदी में बादशाह अकबर ने तामीर करवाया और बाद में शहंशाह शाहजहां ने इसे मजीद शानदार बनाया। ये किला न सिर्फ दिफाई अहमियत का हामिल था बल्कि यहाँ बादशाहों के दरबार लगते थे और ये फन तामीर की बेहतरीन मिसाल है। पाकिस्तान में कई तारीखी किले हैं जिनमें शाही किला लाहौर नुमाया है। ये किला दरियाए रावी के जुनूबी किनारे एक बुलंद मसनूई टीले पर कायम है जो लाहौर की सतह से काफी बुलंद है। मुगल बादशाह अकबर आजम ने 1566 में इसकी अस्तर-ए-नौ तामीर करवाई और बाद में शहंशाह शाहजहां और दीगर हुक्मरानों ने इसे खूबसूरत बनाया। शाही किला लाहौर मुगलिया फन तामीर की एक शानदार मिसाल है जिसकी मजबूत सुर्ख ईंटों वाली दीवारें, पिच्ची कारी से मुज़य्यन फसीलें और शाही महलात आज भी अपनी शान दिखाते हैं। यह अजीमशान किला शहर के शुमाल मगरिब में वाक़ है। गो कि इस किले की तारीख ज़माने कदीम से जा मिलती है, लेकिन इसकी असर-ए-नौ तामीर मुगल बादशाह अकबर आजम ने करवाई, जबकि अकबर की आने वाली नस्लें भी इसकी तज़ीन और आराइश करती रहीं। लिहाजा ये किला मुगलिया फन तामीर और रिवायत का एक निहायत ही शानदार नमूना नजर आता है। किले के अंदर वाक़ई चंद मशहूर मकामात में शीश महल, आलमगीरी दरवाजा, नौलखा महल और मोती मस्जिद शामिल है। 1981 में यूनेस्को ने इस किले को शालीमार बाग के साथ आलमी सकाफती विरसा करार दिया था। पहले यहाँ एक कच्चा किला हुआ करता था। 1566 में शहंशाह अकबर ने इसे गिराकर इस जगह नए सिरे से एक आलीशान पुख्ता किला बनवाया, जिसकी तामीर में रिहायशी मकासद के साथ साथ फौजी मकासद को भी मद्देनजर रखा गया। किले की लंबाई 466 मीटर और चौड़ाई 370 मीटर है। इसकी शक्ल तकरीबन मुस्ततील है। दीवारें सुर्ख पुख्ता ईंटों से बनी हुई हैं, जिनकी चुनाई मिट्टी के गारे से की गई है। इन दीवारों पर बंदूकचियों के लिए सुराख हैं, जिनसे वो मुहासरा करने वाली फौज पर गर्म पानी और गोलियां बरसाते थे। इसके आसार मशरकी दीवार में अब तक मौजूद हैं। किले का बैरूनी हिस्सा पच्चीकारी के निहायत ही खूबसूरत नमूनों से मुज़य्यन है, जिस पर जाबजा इंसानों, घोड़ों और हाथियों की तस्वीरें बनी हुई हैं। किले के इर्द गिर्द एक ऊंची फजील है जिसके 3 बड़े दरवाजे हैं, एक मशरक की सिमत, दूसरा जनूब की सिमत और तीसरा शुमाल मगरिब की जानिब है। शुमाल मगरिबी दरवाजे से बादशाह और बेगमात हाथी पर सवार होकर गुजरते थे। इस दरवाजे पर शाहजहां का नाम भी कुंदा है। ये दरवाजा अंग्रेजों के हुक्म पर बंद कर दिया गया था। 20 नवंबर 1949 को साबिक गवर्नर पंजाब ने पूरे 300 साल बाद इसे दोबारा खुलवा दिया। किले के अंदर एक दीवान है जिसकी छत सुतूनों के सहारे खड़ी है। इसे दीवाने आम कहते हैं। इसमें एक झरोका बना हुआ है जहाँ बैठकर शाहजहां रियाया को अपना दीदार कराता था। दीवाने खास बादशाह का शाही दरबार था, जहां वो अपने वजीरों, मुशीरों, शहजादों और दूसरे राजाओं महाराजाओं से मुलाकात किया करता था और सल्तनत के बारे में सलाह मशवरे लेता था। किले के अंदर एक शीश महल है जो फने नक्काशी का बेहतरीन नमूना है। इसकी दीवारें और छतें रंग बिरंगे शीशों और पच्चीकारी के काम से मुज़य्यन है। अब भी शीश महल के किसी कमरे में दिया सिलाई रोशन की जाए तो तमाम कमरा झिलमिल करने लगता है। कहते हैं कि इसे शाहजहां ने तामीर करवाया था। शीश महल के करीब ही मोती मस्जिद है। ये भी फन तामीर का एक दिलकश नमूना है। इसे जहांगीर ने शाही बेगमात से तामीर करवाया था ताकि वो इस मस्जिद में बापर्दा नमाज अदा कर सके। किले के अंदर एक छोटा सा म्यूजियम भी है जिसमें बहुत सी नादिर अशिया महफूज हैं। बहुत सी अलमारियों में पुराने जमाने के औजार, असलहा, तस्वीरें और लिबास वगैरह बड़े करीने से सजाए गए हैं। मुगल बादशाहों ने बड़े सगीर पर शान शौकत और दबदबे के साथ हुकूमत की और फन तामीर पर अपने गहरे नकूश छोड़े हैं। मुल्की और गैर मुल्की सयाह हर साल कसीर तादाद में इस किले को दूर दूर से देखने आते हैं। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की, शाही किला आपने देखा, इसकी तारीख सुनी और यकीनन इससे आप भी इम्प्रेस हुए होंगे जैसे हम हुए हैं। बिल्कुल। और एक छोटे से वक्फे की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि सुबह के नाश्ते की अहमियत क्या है, रात को खाना कितने बजे खाना चाहिए। आपका लाइफ स्टाइल को आज